हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आज से जो हमारा ईवीएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, आज से हम लोग उसको पूरा का पूरा एक फुल सिलेबस के रूप में कवर करेंगे। आप सबको पता होगा कि जो हमारा पेपर 1 होता है सीटेट का, उसमें जो ईवीएस वाला सेक्शन है उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 15 मार्क्स की पैडागोजी और 15 मार्क्स का हमारा होता है मतलब स्टैटिक पोर्शन। तो हम लोग वही 15 मार्क्स का जो स्टैटिक पोर्शन है उसी को कवर करेंगे, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, तो जो हमारा थर्ड से फिफ्थ क्लास का जो ईवीएस का बुक है एनसीईआरटी का, उसमें से मिल जाते हैं। तो हम आज जो है थर्ड क्लास की जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, केवल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी बच्चों को समझने के लिए, चूँकि वो बच्चों के लिए बुक बनाई गई है थर्ड क्लास की बुक, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल बच्चों को समझाने के लिए पहेलियाँ टाइप की हैं, काफ़ी सारे चित्र वगैरह हैं। तो हम लोग उसको स्किप करके केवल वो डाटा जो है देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकता है। तो चलिए, ये नई श्रृंखला है। अगर आप लोग हमारी जो एसएसटी वाली सीरीज है उससे जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा डिस्कस करने का क्या तरीका है। तो चलिए, फिलहाल के लिए हम लोग ईवीएस को देखेंगे। आज की जो वीडियो है बहुत लंबी नहीं होगी, ये एक बार फिर से बता रहे हैं, क्लास 6 की वीडियो है, क्लास 3 की ये वीडियो है। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि कहाँ मिल जाएगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा थर्ड क्लास का, उसमें परिवार के बारे में बताया गया है। तो बहुत कुछ नहीं जानना है, जो एक पॉइंट उसमें इम्पॉर्टेंट था वो आप देख लीजिए। परिवार क्या है, तो एक परिवार में आप देखिए कम से कम एक या फिर अधिक सदस्य हो सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, आपको अपने आस पड़ोस में अनेक प्रकार के परिवार देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है कि 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एक एकल दूसरा संयुक्त। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, और वो कैसे बच्चे, जो अविवाहित हों। तो ये सारे पॉइंट्स हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया है, लेकिन जो लोग नए हों वो लोग देख लें कि जो परिवार हैं वो सामान्यतः आपको 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे। 2 प्रकार, और कौन कौन से हैं वो, तो एक तो है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार में कौन होगा, तो एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। जबकि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें आप देखिए माता पिता होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, साथ में जो है उनके बच्चों के दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा ताऊ, दुनिया भर के जितने भी रिश्ते हो सकते हैं वो सब आपको संयुक्त परिवार में देखने को मिल जाएंगे। तो परिवार से जो है अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से मैंने बता दिया। आगे देखेंगे, तो हम देखते हैं कि जो कुंभ मेला है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे बताए गए हैं। आप देखिए, बता रहे हैं कि जो कुंभ मेला है वो विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। तो विश्व का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, याद रखिएगा कि जो कुंभ मेला है वो विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। ये 4 नदियों पर, मतलब कि 4 नदियों के तट पर 4 स्थानों पर लगता है, वो भी यहाँ पे बताया गया है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी और क्षिप्रा नदी, ये 4 नदियाँ हैं। इन नदियों के किनारे पर लगता है, और इसको जो है मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह भी कहा जाता है। अगर आप देखें कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार में जो मतलब कुंभ मेला लगता है, ये किस नदी के तट पर लगता है, तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में लगता है। प्रयागराज में आप देखेंगे कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे लगता है, तो आप इसको यमुना से मैच कर सकते हैं। नासिक में आप देखिए, नासिक में जो है वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कौन सी नदी, तो जो गोदावरी नदी है उसके तट पर मतलब कि नासिक में लगता है कुंभ मेला। तथा एक और बच गया उज्जैन, और उज्जैन में जो मेला लगता है ये क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर स्टेटमेंट वाइज भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह एग्जाम में पूछा जाता रहता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक क्विज दी गई है, इसको आप चाहें तो खुद ही कर सकते हैं, तो हम ये आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए स्तंभ 1 में क्या दिया गया है, कुछ संकेत चिन्ह है, और वहाँ जो हमारा स्तंभ बा है
उसमें बताया गया है कि ये जो सिंबल है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, आप इसको खुद से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगी। अब देखिए, मतलब यहाँ ये जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे कि कश्मीर से कुछ लोग पहाड़ियों की तरफ घूमने गए हैं अपने मामा के घर, और वहीं पे ये मतलब कि ये सारे घटनाएं घटी हैं, बच्चों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं, कुछ फूल वगैरह देखे हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें आप देख लीजिए। जैसे जो नोनिका एक बच्ची का नाम है, इसने अपने मतलब मामा या नानी के बच्चे से पूछा है कि ये क्या है, तो एक फूल मतलब पौधा था, उस पौधे के बारे में पूछा है, तो वो बताया है कि ये एक फूल है। क्या फूल का नाम है, तो फूल का नाम है ट्यूलिप। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ट्यूलिप फूल है, यानी कि जो ट्यूलिप नाम का फ्लावर है, ये कहाँ पाया जाता है, घाटियों में, मैदानों में, नदियों में, या फिर किसी अन्य स्थान पे। तो याद रखिएगा कि ये ऊंची पहाड़ियों पे पाया जाता है। तो जो ट्यूलिप नामक फूल है ये कहाँ मिलता है, ऊंची पहाड़ियों पे मिलता है। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ऐसे एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं, फिर बच्चों को जब नहीं समझ आता है तो बाद में कहते हैं टीचर्स ने कुछ बताया ही नहीं। आगे देखिए, फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो क्या है, कश्मीरी व्यंजन हाक। ये जो कश्मीरी व्यंजन यानी कि कश्मीर में खाने पीने का एक आइटम है या बनाया जाने वाला एक वस्तु है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाक। और ये हाक क्या है, तो ये एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी है। तो पूछा जा सकता है कि हाक क्या है, एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी है, या भी पूछ सकते हैं कि हाक जो है ये व्यंजन कहाँ का है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। हाक जो है वो एक मतलब की प्रकार की पत्तेदार सब्जी होती है, पहाड़ियों पे मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, वहाँ पे जो है ट्यूलिप नाम का त्यौहार भी मनाया जाता है पहाड़ियों पर, ये भी बताया गया है। आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारे मतलब कि कश्मीर वाला रीजन है या जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बसंत ऋतु काफ़ी लुभावनी होती है। वहाँ देखेंगे आपकी लाल रंग के फूल खिलते हैं, और ये जो लाल रंग के फूल खिलते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है बुरांस। क्या कहते हैं, बुरांस कहते हैं। और ये किस कलर के होते हैं, तो ये रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। कहाँ मिलते हैं, पहाड़ियों में, या ये आप कहिए कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ये भी आपको मिल गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, यही मतलब कि जो एनसीईआरटी की बुक्स है उन्हीं के बीच बीच से पॉइंट्स उठाते हैं। फिर आगे देखते हैं हम, ये चिया, नोनिका, ये सब बच्चों के नाम दिए हुए हैं। आगे बता रहे हैं कि वहाँ पे जो बसंत का त्यौहार है वो काफ़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है, और अपने आस पड़ोस के लोगों को जो है निमंत्रण देते हैं। लोग अपने घर के बाहर देखिए क्या करते हैं, तो अपने घर के बाहर सरसों और जो बुरांस के फूल हैं उनसे सजावट करते हैं। तो किस त्यौहार में ये सजावट की जाती है भैया, तो ये बसंत के त्यौहार में की जाती है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बता रहे हैं कि जो मतलब कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि बड़े लोग हमको आशीर्वाद देते हैं, टॉफियाँ वगैरह देते हैं, तो वो सब आपके लिए काम का नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉइंट है काम का, और यहाँ क्या पॉइंट है, यहाँ बताया गया है कि विशु का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। तो जो विशु का त्यौहार है भैया वो बसंत के महीने में ही मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो विशु का त्यौहार है ये कब मनाया जाता है, बसंत के महीने में मनाया जाता है। और उसमें क्या होता है, जो विशु त्यौहार है इसमें अमलतास के बहुत सारे पीले फूल, सब्जी, फलों का उपयोग करके एक मतलब कि ये एक मतलब थाल टाइप का सजा दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विशुकनी। क्या बोलते हैं, विशुकनी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे बता रहे हैं कि फिर मामा जी वगैरह हेन तेन शामिल हो गए, ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। यहाँ देखिए, आगे जो आपके काम का है वो क्या है, यहाँ आ गया काम की चीज़ आपके। तो ये है आपके काम की चीज़ कि विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला कहाँ है। तो भारत को जो उत्तरी रीजन है, यानी कि जो हमारे भारत देश का उत्तरी रीजन है, आप उसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो भी कहें मतलब बोल सकते हैं। अभी वो अलग अलग हो गए हैं, पहले तो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा लद्दाख था, लेकिन अभी वो अलग अलग यूटीज़ हो गए हैं। तो इस वजह से याद रखिएगा कि ये जो हमारा उत्तर भारत है उसका जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे एक विशाल पर्वतमाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। और हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब होता है घर, यानी कि बर्फ का घर। तो हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, बर्फ का घर। आगे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है, तो यही हिमालय में ही स्थित है। और ये आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी जो लोकेशन है वो जो हमारा मतलब पड़ोसी देश नेपाल है वहाँ पे मिलेगी। और इसकी ऊंची चोटी कितनी है, तो 8848 मीटर इसकी
चोटी ऊंची है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि मैंने एसएसटी वाले में ये सब कवर किया है ऑलरेडी। आगे देखिए, आगे फिर आपको एक और त्यौहार के बारे में बताया गया है। ये सारे त्यौहार आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी स्किप मत करिएगा। जो भी मतलब स्किप करने वाली चीज़ें थी वो मैं ऑलरेडी स्किप करके ही आपके लिए छांट के लाई हूँ। तो हम देखेंगे जो सरहुल त्यौहार है ये कब मनाया जाता है, तो ये भी बसंत ऋतु में मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो ये जो सरहुल त्यौहार है ये झारखंड में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो सरहुल त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये झारखंड में मनाया जाता है। और इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और साल यानी कि सखुआ के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं। तो साल क्या है, एक वृक्ष का नाम है, उसको वहाँ की जो स्थानीय लैंग्वेज है उसमें सखुआ भी बोला जाता है। वहाँ तक वो लोग जुलूस निकालते हैं और वे साल के फूल और ताजे जो अंकुरित अनाज है उसको भी लेकर के जाते हैं इस त्यौहार में। और आगे बता रहे हैं, धरती और सूर्य को आदर व सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। ढोल नगाड़ा और दूसरे जो स्थानीय वाद्य यंत्र हैं इसके साथ उसको बजाते हैं, गाना वगैरह गाते हैं और नाचते हैं। तो ये सरहुल का त्यौहार है, ठीक है, झारखंड का है। लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं, तो जो साल यानी सखुआ है उसका फूल और जो है मतलब कि अंकुरित अनाज वगैरह ले जा करके धरती माता और सूर्य को आदर के साथ चढ़ाते हैं। तो ये सबको याद रखिएगा सरहुल त्यौहार को। आगे देखिए, फिर आगे आपको ना जो प्लांट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आपको यहाँ सबसे पहले पेड़ के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आप सबने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कि कई प्रकार के पौधों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं। सबसे जो मोटा ताज़ा होता है उसको हम पेड़ कहते हैं, उससे जो छोटे होते हैं उनको झाड़ियाँ कहते हैं, मतलब झाड़ियों को ही जड़ी बूटियाँ भी आप देखेंगे कह देते हैं, और कुछ लताएँ होती हैं। तो वो सब यहाँ आपको बताया गया है। सबसे पहले हम पेड़ के बारे में देखेंगे। तो ये आपको पेड़ के बारे में बताया जा रहा है। पेड़ की क्या मतलब कि मतलब उसका क्या उपयोगिता तो बाद में देखेंगे, उसकी क्या मतलब परिभाषा है ये आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना और उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इनकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं। तो ये पेड़ की परिभाषा है भैया कि इनकी जो जड़ें होती हैं ये गहराई तक जाती हैं, इन पर शाखाएं और पत्तियां होती हैं और कई शाखाएं भी होती हैं। इनका जो तना होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक। यहाँ पे आपको पेड़ के कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। अब जैसे आम हुआ, नीम, पीपल, कटहल, ये सब तो मतलब हर कोई जानता ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि जो अमलतास है या चिनार है ये पेड़ है, झाड़ी है या फिर जो है रेप्टाइल मतलब वो क्या बोलते हैं मतलब लतर है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। तो देख लीजिए कि ये जो है पेड़ के एग्जाम्पल कौन है। तो आम जो है वो भी पेड़ का एग्जाम्पल है, नारियल भी है, खेजड़ी का जो वृक्ष है जो रेगिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है वो भी पेड़ का एग्जाम्पल है, कटहल भी है, और बरगद, अमलतास, पीपल और चिनार ये सारे जो हैं किसके एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं। तो ये सभी पेड़ के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं जिनके तने स्ट्रांग होते हैं, इनमें पत्तियां होती हैं, इनकी जड़ें जो है वो लंबी दूरी तक जाती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा जो मतलब कि बांटा हुआ चीज़ है वो क्या है, वो है झाड़ी, ठीक है। तो प्लांट्स को जो हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं उसमें हमने पेड़ देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि झाड़ी क्या होती है। तो आप देखिए कि सभी पौधे पेड़ की तरह बड़े बड़े नहीं होते। इस सुंदर लाल फूल वाले पौधे को आप देखिए, इसका जो है पेड़ की तरह बड़ा सा तना नहीं है, यानी कि ये जो आपको दिखाया गया है आप देखिए कि इसमें जैसे पेड़ में लंबे लंबे तने थे उस तरह का तना नहीं है। फिर ये गोपू जो है एक बच्चे का नाम है, उसने कहा बल्कि इसमें भूरे रंग के कई तने होते हैं। आगे आप देखिए, इन झाड़ीदार दिखने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है झाड़ियाँ। हमारे घर में तुलसी का जो पौधा होता है वो भी एक झाड़ी ही है, यानी कि अगर कोई पूछ ले कि जो तुलसी का पौधा है भैया वो पेड़ है, अक्सर आप लोग देखे होंगे गाँव में बोलते हैं तुलसी का पेड़ लगाना है, तो भैया वो तुलसी का पेड़ नहीं है, वो तुलसी का पौधा है या झाड़ी है। यानी कि जो तुलसी का पौधा है उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे झाड़ी। हम उसको मतलब कि पेड़ वाली जो कैटेगरी है उसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। तो झाड़ियों में आपने क्या देखा, आपने झाड़ियों में देखा कि इसमें भूरे रंग के कई तने होते हैं और इसमें केवल एक मोटा सा तना नहीं होता बल्कि भूरे कलर के कई सारे तने आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए आगे बता रहे हैं कि जो झाड़ियां हैं ये मध्यम आकार के पौधे हैं जिनमें कई सारे तने होते हैं और इनकी जो शाखाएं हैं वो धरती के पास ही फैली होती है, यानी कि जो इसके शाखाएं हैं वो बहुत ऊपर तक नहीं हैं कि जैसा पेड़ों में होता है कि
तब काफ़ी लंबा तो तना ही हो गया, उसके बाद उनकी जो ब्रांचेज हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे रहेंगी, तो उस तरह की सिचुएशन आपको झाड़ियों में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कुछ झाड़ियों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सारे एग्जाम्पल्स उपयोगी हैं तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। ये देखिए जो गुड़हल का पौधा है ये क्या है, ये झाड़ी है। गुलाब का पौधा भी झाड़ी है, तुलसी का पौधा, और नीम जो हमारी मीठी नीम होती है जिसे कभी कभी कढ़ी पत्ता भी कहा जाता है, हम लोगों के गांव में इसको कढ़ी पत्ता कहा जाता है, तो ये भी क्या है, ये भी एक मतलब झाड़ी का एग्जाम्पल है। बल्कि आप देखेंगे चूँकि ये इसकी जो संरचना है वो झाड़ी की है, बाकी आप देखेंगे ये काफ़ी बड़े बड़े जो है पेड़ के आकार के भी हो जाते हैं, लेकिन ये इनको कहाँ डिवाइड किया जाता है, तो इनको डिवाइड करके रखा जाता है झाड़ियों में। जैसे जो बांस है उसको हम लोग घास कहते हैं, क्यों, यद्यपि वो मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जो पेड़ वगैरह होते हैं उनसे ज़्यादा उसकी लंबाई हो जाती है तने की, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी लकड़ी जो है उतनी मजबूत नहीं होती, उसका तना उतना कठोर टाइप का नहीं होता है, या ये कहें कि जो भी क्राइटेरिया होते हैं मतलब पेड़ के, वो सारे क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करता है, इस वजह से उसको हम घास की कैटेगरी में रखते हैं। आगे देखिए, आगे आप देखिए कि कुछ और अन्य एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। क्या एग्जाम्पल हैं, कह रहे हैं कि जो दाल हम खाते हैं जैसे अरहर, मसूर, मूंग और उड़द, इन सभी में झाड़ियों के ही बीज होते हैं। तो जो आप लोग दाल वगैरह खाते हैं, अक्सर अब बच्चे तो आजकल दाल वगैरह खाना पसंद ही नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि जो आप दाल खाते हैं, अरहर, मसूर, मूंग और उड़द, इन सभी में झाड़ियों के ही बीज होते हैं। तो ये देखिए आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, अरहर का, ये मसूर है, ये आपको मूंग का एग्जाम्पल है, और यहाँ उड़द का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे आपको कुछ जड़ी बूटियों और घास के बारे में बताया गया है। तो ये आप देखिए कि जड़ी बूटी और घास में आपको टमाटर और पुदीने के पौधे मिल जाएंगे, और आप देखिए इनके भी जो तने हैं काफ़ी कोमल और हरे होते हैं। और आगे आप देखिए कि जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और कभी लकड़ी सख्त नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जड़ी बूटी। तो अगर आपसे जड़ी बूटी का कोई परिभाषा पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताइएगा कि जड़ी बूटियाँ वो हैं जिन पौधों में जो तने होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, और उनकी लकड़ी जो है वो सख्त नहीं होती, यानी बहुत मजबूत या स्ट्रांग नहीं होती, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे जड़ी बूटियाँ। ठीक है, ये जो है सिम्मी एक लड़की का नाम है, इसने मतलब इसका नाम देकर के कह रहे हैं कि इन्होंने घास की ओर दिखाते हुए कहा, इस तरह की जो घास है इनको आप देखो, इनके तने भी हरे और कोमल हैं, इनकी पत्तियां लंबी, पतली और चपटी हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो आपसे याद रखिएगा कि जो घास है ना, इसको याद रखिएगा, घास की पहचान क्या है, जो घास है इसमें देखिए इनके तने भी हरे और कोमल होंगे, और इनकी जो पत्तियां हैं लंबी, पतली और चपटी होंगी। तो एक एक पॉइंट पे नज़र बना के रखिएगा। तो याद रखिएगा आगे कि जो घास है वो भी एक तरह की जड़ी बूटी ही है। अब आप देखिए, जो जड़ी बूटियां हैं ये बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, इनके तने बहुत मुलायम होते हैं, और कभी भी लकड़ी के जैसे ये जो तने हैं वो सख्त नहीं होंगे। अब घास भी जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार है। ठीक है, आगे देखिए, घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं, इनके तने खोखले होते हैं, और अपने आसपास अलग अलग तरह की घास को आप जाकर देखिए और आप फिर बताइए कि कितने तरह की घास है, या बच्चों से पूछ सकते हैं जब आप टीचर बन जाएंगे तो। अब हम जड़ी बूटियों के बारे में देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जड़ी बूटियों का, और जड़ी बूटियों के एग्जाम्पल में क्या क्या आपको दे दिए हैं, तो ये देखिए पुदीना, ये भी जड़ी बूटी का है एग्जाम्पल है, टमाटर हो गया, ये जो घास है, यहाँ देखिए धनिया, सरसों, थोड़ा उल्टा सीधा, ये सरसों नहीं लग रहा है, और यहाँ देखिए कुछ जंगली घास है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब जड़ी बूटियों के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं हम, आगे आप देखिए, आगे बता रहे हैं कि चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज जो आप खाते हैं ये बड़ी बड़ी घास के ही बीज होते हैं। तो आप देखिए अनाज किस में मतलब अनाज में आप किनको किनको शामिल करेंगे, तो आप देखिए चावल हो गया, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सभी क्या हैं, ये सभी अनाज के एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें भी जो आप भी मतलब इसका जो भी आप खाते हैं वो बड़ी बड़ी घास के ही बीज होते हैं। तो ये देखिए धान का एग्जाम्पल दिया है, गेहूँ, बाजरा, रागी और ज्वार, और इसके साथ साथ गन्ना और बांस भी दिया हुआ है। अब देखिए बता रहे हैं कि गन्ना और बांस जो है वो भी एक तरह की घास है। बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो 1 वर्ष से भी अधिक समय तक सूखता नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए कि जो बांस है वो एक अलग तरह का घास होता है जो 1 वर्ष तक सूखता नहीं है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं ना आपसे कि वो घास कौन सी है जो 1 वर्ष तक सूखती ही नहीं है, तो याद रखिएगा वो बांस है। चलिए अब देखते हैं हम लता और बेल क्या होता है। लताएं और बेलों के बारे में हम देखेंगे।
तो कह रहे हैं देखो इस बड़े से पेड़ के चारों ओर एक लता लिपटी हुई है। ये मतलब एक बच्चा है राज, उसने जो है कहा। फिर दूसरा जो बच्चा है गोपू, उसने कहा, उसने मतलब हाँ में सर हिलाया। फिर कह रहा है वाह मेरे दोस्त जॉर्ज के घर में भी मनी प्लांट का एक पौधा है। मैं यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया हूँ कि वह ऊपर की ओर कैसे बढ़ रहा है। ऐसे लगता है जैसे यह धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा है। आगे देखिए, फिर आगे जो है एक बच्ची है सिम्मी, उसने बताया कि जो मनी प्लांट है उसका तना भी बहुत ही लंबा और पतला होता है। ये देखिए बहुत ही लंबा और मतलब पतला होता है। यह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, मतलब क्रीपर की बात हो रही है ना, तो वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते। यदि इसे ऊपर ले जाने के लिए अगर आप कोई सहारा नहीं देंगे तो यह धरती पर ही फैलकर बढ़ने लगता है। तो क्रीपर्स या फिर जो चढ़ने वाली या लताएं या जो बेल हैं, उन्हें आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने कभी मतलब लौकी का पौधा देखा हो या फिर जो है कोहड़ा का देखा हो तो या ननुआ वगैरह का देखा हो, तो उन सब के एग्जाम्पल्स यही हैं। वो दूसरे पौधों पे या फिर दूसरा अगर कोई आप डंडी वगैरह रख दीजिए तो उस पर चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रीपर्स होते हैं, वो मतलब खुद से अपने तने को स्ट्रांगली जो है ज़मीन से स्पर्श करके खड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि जो कद्दू का पौधा है ये भी एक बेल का ही एग्जाम्पल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेल का तो शरबत बनाया जाता है, वो नहीं, वो बेल एक फल है, ये बेल एक कैटेगरी है, तो इसको याद रखिएगा। फिर कह रहे हैं मैंने इसके तने को धरती पर फैलते हुए देखा। ठीक है, ये राज एक बच्चा है वो बता रहा है। आप देखिए लताओं और बेलों के जो तने होते हैं वो पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। बेलें जो हैं वो धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिस पौधों का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं, यानी कि जिस पेड़ पे वो जाएंगी, यानी कि जहाँ पे जिसके घर में रहेंगी, जहाँ आश्रय लेंगी, उन्हीं का फिर खाना भी स्टार्ट कर देंगी। ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अब इधर देखिए कुछ लताओं के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो जो भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आँख नाक कान सब खोल के देखिएगा। तो मनी प्लांट जो है ये लता का एग्जाम्पल है, चमेली जो है वो भी लता का एग्जाम्पल है, लौकी हो गया, तरबूज और कद्दू, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सभी क्रीपर्स या लताओं के एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। तो आगे देखिए पौधों के कुछ अन्य भागों के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि पौधों के बारे में जानते समय हमने उनके विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज का उपयोग किया। आइए अब हम एक टमाटर का पौधा यहाँ दिखाया गया है, उसमें देखते हैं कि कौन सा जो मतलब कि किसको हम क्या बोलते हैं। तो ये देखिए ये जो पौधा है भैया ये टमाटर का पौधा है। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पे इस तरह से ऐसे फैले फैले से दिख रहे हैं ज़मीन में, यही जो है मतलब कि ज़मीन में इसी की वजह से ये ज़मीन के अंदर होती हैं, यही जो है पौधे को स्ट्रॉन्ग तरीके से एकदम स्ट्रेट खड़ा करके रखती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं इनको? इन्हें हम कहते हैं जड़। और ये जो जड़ें होती हैं ना, ये पौधों के लिए पानी हो गया, खाना और जो भी मतलब कि पोषक तत्व होते हैं वो मतलब अवशोषित करके फिर अन्य जो मतलब प्लांट्स के जो फीचर्स हैं जैसे लीव्स हो गए और साथ में जो मतलब कि स्टेम है, ब्रांचेज हैं, इन सब में ये फैलाती हैं। फिर आगे आप देखिए ये जो लंबा सा दिखाई पड़ रहा है आपको, एक सेकेंड, ये जो लंबा सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? तो ये जो लंबा सा आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं तना। और ये क्या है भैया? जो रेड रेड सा है तो ये टमाटर का फल है। यहाँ देखिए ये सारी जो पत्तियां हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं के द्वारा की जाती है। इनको क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पत्ती। और ये जो येलो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ना, यही है फूल। यही फूल आगे चल के फिर फल का रूप ले लेते हैं। और ये है भैया उसके अंदर बीज। यही बीज जो है जब आप ज़मीन में गाड़ देते हैं तो बाद में फिर धीरे धीरे ये पौधे के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये रही आज की अपनी क्लास। अभी एक पॉइंट और बच गया है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ बता रहे हैं कि जो गन्ना है ना उसके तने से गुड़ बनाया जाता है, यानी कि हर जो भी पेड़ पौधे आपको दिखाई पड़ते हैं अपने आसपास उनका अलग अलग जो आइटम है अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है। जैसे हमने टमाटर में फल उपयोग किया है, ठीक है, टमाटर का हम लोग केवल फल ही उपयोग करते हैं, उसकी पत्ती वगैरह हमारे काम की नहीं होती। तो वैसे ही जो गन्ना होता है ना, ये इसका हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग गन्ने को देखें कि तना जो उसका है उसको गुड़ के रूप में यूज़ करते हैं। दैट मीन्स उसका गुड़ बनाते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं। और जो बांस है वो सबसे बड़ी घास है, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ देखिए एक फूल है जो कि मिजोरम में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेफ्लोशिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रेफ्लोशिया। और ये देखिए उसका जो है चित्र भी दिखा दिया गया है आपको।
और जो रेफ्लोशिया है ना भैया, ये सबसे बड़ा फूल है और ये एक छाते जितना बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए। कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है। नाम क्या है? रेफ्लोशिया नाम है। सबसे बड़ा फूल है और ये इतना बड़ा होता है कि एक छाते के आकार का हो जाता है। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। जो हमारा चैप्टर मतलब 1 था, 1 से लेकर के हमने चैप्टर 4 में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब के सब डिस्कस कर ली हैं। इसके बाहर आपको एक भी पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आप चाहते हैं कि आप बुक जो है अपना डाउनलोड करके खुद से पढ़ लें, तो मैंने आज बुक कैसे डाउनलोड करते हैं उसकी एक वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपको चैनल पे नहीं मिल रही है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी लिंक को प्राप्त करके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोग क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।